Free audio post-production by alphonic.com। हाय तो नमस्कार दोस्तों। तो जो भी BPCC 102 के स्टूडेंट्स हैं यानी कि बायोसाइकोलॉजी के, ये उनके लिए स्पेसिफिकली वीडियो है। और मैं बता दूं, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा आपको कि ये जो अगर आप ये वीडियो को देख लोगे ना तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई PYQs कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना सा करके चले जाओगे एग्ज़ाम में तो आपके फुल मार्क्स आने के फुल चांसेस हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको ये वीडियो के एंड में खुद पता चल जाएगा। बाकी मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा। पास्ट 9 से 10 साल के जो एग्ज़ाम है उसमें जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और जिनके आने के चांसेस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन सबको हमने टॉपिक्स में कवर किया। और मैं आपको ना केवल बस ये बताऊंगा क्वेश्चन के आंसर, मैं आपको समझाऊंगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करूंगा और इजी वर्ड्स में जितना मुझसे इजी हो सके उतना इजी तरीके से समझाऊंगा। और अगर आप बस वीडियो को सुनोगे ना, देखोगे भी नहीं, बस सुनोगे, तो मतलब फ़ोन को अपने ना वीडियो ऑन करके साइड पर रख दो और सुनते चलो जो मैं बोलता हूँ। मैं आपको इस हिसाब से समझाऊंगा कि आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी और आप एग्ज़ाम में लिख के आओगे। क्योंकि मैंने बस बातें टू द पॉइंट आपको बतानी है, एक्सप्लेन करके विद एग्जांपल, जिससे कि आपको बेनिफिशियल रहे एग्ज़ाम में। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे बायोसाइकोलॉजी में सबसे पहले हम देखेंगे मेथड टू स्टडी बायोसाइकोलॉजी, कि बायोसाइकोलॉजी को पढ़ने के या फिर स्टडी करने के मेथड क्या हैं। इसकी ट्रिक आपको याद रखनी है, बेन BC। क्या? बेन BC, BANE बेन लिखा हुआ ना, BANE पेन, और ये PC। बेन का B से हो गया ब्रेन लेजन स्टडीज़, ए से एनिमल स्टडीज़, उसके बाद N से हो गया आपका न्यूरो इमेजिंग, ई से हो गया EEG यानी इलेक्ट्रो एन्फेलोग्राम। अगर आपको इलेक्ट्रो एन्फेलोग्राम नहीं भी याद रहता तो बस आप EEG भी मतलब दिमाग में रख सकते हो। यहाँ तक हो गया आपका बेन का। पी का मतलब PC है ना, पी का हो गया साइकोफिजियोलॉजिकल, और सी से केस स्टडीज़। अब आप इतना याद रखोगे ना बेन PC, तो आपके एग्जाम में लिखने में मतलब कि याद रहेगा वहाँ पे इस निमोनिक से। तो ब्रेन लेजन स्टडीज़ क्या होती है, इसमें हम ये देखते हैं कि जो डैमेज्ड पार्ट है हमारे ब्रेन का वो कैसे हमारे बिहेवियर को इफेक्ट करता है। ठीक है, इन दिस वी सी डेट हाउ द डैमेज पार्ट ऑफ आवर ब्रेन इफेक्ट आवर बिहेवियर। ये हो गया ब्रेन लेजन स्टडीज़। ठीक है, ब्रेन लेजन स्टडीज़ क्या हो गया, जिसमें हम देखते हैं कि डैमेज पार्ट है वो जो ब्रेन का, वो बिहेवियर को कैसे इफेक्ट करता है। आगे ए से एनिमल स्टडीज़, इसमें हम मतलब एनिमल और ह्यूमंस के ऊपर स्टडी करके देखते हैं, जिससे हम उनके बारे में पता कर पाते हैं। उसके बाद आ गया एन से आपका न्यूरो इमेजिंग। न्यूरो इमेजिंग की एग्जांपल हो गई, जैसे हम CT स्कैन करवाते हैं, MRI वगैरह कराते हैं। एक इसमें और होता है PET करके, PET स्कैन करके। वो याद नहीं, वे कोई चक्कर नहीं, बस इतना सा याद रख लेना। एन से न्यूरो इमेजिंग है, और न्यूरो इमेजिंग क्या होता है, इसमें क्या क्या एग्जाम्पल आती है वो याद रख लेना है, जैसे कि CT स्कैन और MRI है। उसके बाद ई से EEG, उसके बाद साइकोफिजियोलॉजिकल, और लास्ट में केस स्टडीज़ यानी कि एग्जाम्पल्स है जो कि केसेस पहले के हुए होते हैं, उन केसेस के थ्रू यानी कि केस स्टडीज इसको हम बोलते हैं, उनके थ्रू हम इसको याद रख पाते हैं और मतलब कि इसकी स्टडी करते हैं। तो ये हो गया हमारे मेथड टू स्टडीज बायोसाइकोलॉजी। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं न्यूरोट्रांसमीटर और उसके फंक्शंस। तो सबसे पहले न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होता है, ये होते हैं केमिकल मैसेंजर्स बिटवीन न्यूरॉन्स एंड दे कैरी सिग्नल। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, केमिकल मैसेंजर्स बिटवीन न्यूरॉन्स एंड दे कैरी सिग्नल्स। इसको आपने लंबा चौड़ा करके वहाँ पे डेफिनेशन लिख के आनी, बस आपको मतलब कि मेन पॉइंट क्या है याद रखना है कि न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल मैसेंजर्स होते हैं न्यूरॉन्स के बीच में, जो कि कैरी करते हैं सिग्नल्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूरोट्रांसमीटर्स आर द केमिकल मैसेंजर्स बिटवीन द न्यूरॉन्स विच कैरी द सिग्नल। तो बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है। क्या आपको भी याद हुए भी क्या होगा कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, ये केमिकल मैसेंजर्स हैं जो न्यूरॉन्स के बीच में होते हैं और दे कैरी सिग्नल, ये सिग्नल कैरी करते हैं। अब इसके फंक्शन देख लेते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के। हर एक न्यूरोट्रांसमीटर का अपने अलग फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ईच न्यूरोट्रांसमीटर परफॉर्म्स इट्स ओन फंक्शंस। सबसे पहले हम देखेंगे डोपामीन। अभी आपने सुना ही होगा, इंस्टाग्राम पे चलता रहता ना, ज़्यादा आप इंस्टाग्राम देखोगे तो डोपामीन हार्मोन वगैरह रिलीज होता है।
तो देख लेते हैं न्यूरोट्रांसमीटर जो डोपामिन है वो क्या चीज़ है। ये मतलब हर एक न्यूरोट्रांसमीटर कुछ चीज़ों को कंट्रोल करता है। अभी डोपामिन क्या करता है, आपने याद रखना है, एम पी यानी कि डबल एम पी। एक एम का मतलब हो गया मूवमेंट, दूसरे का मोटिवेशन, तीसरे का प्लेजर है। अब डोपामिन किसको कंट्रोल करता है, मूवमेंट, मोटिवेशन और प्लेजर यानी एम पी। दूसरा हम देखेंगे सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या करता है, मतलब किस किस चीज़ को कंट्रोल करता है, मूड, स्लीप, हंगर। ठीक है, बस ये तीन यार अब है तो यहाँ पे। आप इसको बहुत लंबा तक कर सकते हो, लेकिन आप यही बस थोड़े से कीवर्ड्स याद रखोगे ना, इससे आपके दिमाग में भी चीज़ें रह जाएंगी और आपको ये एग्जाम में भी हेल्प करेगा। बाकी ये जो नोट्स है ना, ये जो 4-5 पेजेस का ही है मैंने बनाया हो, और यही आपके लिए बहुत है। और ये आपको मतलब कि टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा, मतलब कोशिश क्या करूँगा, दे दूँगा। तो उस लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल, जिससे कि आपको ये सारे नोट्स मिल सकें। ठीक है, तो सेरोटोनिन किसको कंट्रोल करता है, मूड, हंगर, स्लीप। ठीक है, मूड, हंगर, स्लीप, मूड, हंगर, स्लीप। अगर ये सेरोटोनिन कम हो जाए यानी इफ़ इट बिकम लो, ठीक है, फिर एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद है हमारा एंडोर्फिन। एंडोर्फिन जो है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पेन रिलीफ और प्लेजर। ये प्लेजर के लिए भी है, उसके साथ साथ भी पेन रिलीफ के लिए है ये। अब इसको रिवाइज कर लेते हैं न्यूरोट्रांसमीटर और फंक्शन को। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, केमिकल मैसेंजर है न्यूरॉन्स के बीच में, जो सिग्नल्स को कैरी करता है। फंक्शंस पे आ जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के। अब हर एक न्यूरोट्रांसमीटर का अलग फंक्शन है। मेन हमने तीन याद रखने हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि पहला हमने याद रखना है डोपामिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन। डोपामिन क्या करता है, एमएमपी। किसको कंट्रोल करता है, एमएमपी यानी कि मोटिवेशन, मूवमेंट और प्लेजर। मोटिवेशन, मूवमेंट और प्लेजर, क्या, मूवमेंट, मोटिवेशन और प्लेजर। दूसरा हम आ जाते हैं सेरोटोनिन पे। ये किसको कंट्रोल करता है, मूड, हंगर, स्लीप। और अगर ये कम हो जाए बॉडी में तो एनजाइटी और डिप्रेशन जैसी चीज़ें हो सकती हैं, जिसको हम मेंटल डिसऑर्डर भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में अगर कुछ आ जाए ना मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड, तो वो पागल होना नहीं होता। मेंटल डिसऑर्डर का मतलब होता है डिप्रेशन वगैरह अगर किसी को आ जाए। तीसरा है हमारा एंडोर्फिन। एंडोर्फिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेनली दो चीज़ों के लिए, एक तो पेन रिलीफ और दूसरा प्लेजर। चलो इतना कवर हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इतनी बार रिपीट हो चुकी है ना, मैं क्या बताऊँ। बस इनको आप ध्यान से देख लेना। और अगर आपको लगता है ना कि आप मतलब वीडियो नहीं देखना चाहते, आप खुद से भी याद कर लोगे। अगर आप खुद से कर सकते हो तो मैं भाई नोट्स दिए हैं मैंने आपको, ठीक है, टेलीग्राम पे जाओ और ये यहाँ से खुद पढ़ लो। मैं क्या है कि मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि जो 5th क्लास का भी बच्चा है ना, वो भी अगर इसको वीडियो को देखेगा तो उसके भी दिमाग में मतलब ये फिट हो जाएगी बातें। और मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ये वाला सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी मैं इसलिए अपलोड कर रहा हूँ कि जिनके पास है एटलीस्ट उनका तो कुछ भला हो। नेक्स्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी बेसिकली हमारे दिमाग की एबिलिटी है चेंज करने की, अडाप्ट करने की और रिवायर करने की इटसेल्फ। और इसकी डेफिनेशन कैसे बनती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी इज बेसिकली दी ब्रेन्स एबिलिटी टू चेंज, अडाप्ट एंड रीवायर इटसेल्फ। क्या जी याद रखना आपने, ये तीन चीज़ें याद रखनी है, चेंज, अडाप्ट और रीवायर। ठीक है, ये ब्रेन की एबिलिटी है चेंज, अडाप्ट और रिवायर करने की। अब टाइप्स क्या है न्यूरोप्लास्टिसिटी के, तीन टाइप है इसके बेसिकली। पहला डेवलपमेंटल, फंक्शनल, दूसरा और तीसरा स्ट्रक्चरल। डेवलपमेंटल में क्या है कि ब्रेन क्या है हमारा, न्यू कनेक्शन फॉर्म करता है चाइल्डहुड में, जैसे कि नई नई बातें हमें सीखने को मिलती है ना बचपन में, तो तब हमारा दिमाग दिमाग क्या है कि न्यू कनेक्शंस फॉर्म कर रहा होता है मतलब बचपन में। तो डेवलपमेंटल का क्या होगा, जब हमारी डेवलपमेंट हो रही थी हमारी बचपन में, तो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन फॉर्म्स न्यू कनेक्शंस इन चाइल्डहुड। वे फंक्शनल जो है ये क्या करता है, हेल्दी ब्रेन एरियाज टेक ओवर द फंक्शंस ऑफ डैमेज्ड एरियाज। यानी कि जो दिमाग के हमारे हेल्दी एरिया है ना, जो हमारा दिमाग अगर डैमेज डोमेज हो जाता है बीच में, तो उसका जो देखो पता क्या है कि दिमाग का हर एक हिस्से का अलग काम है, हालांकि ये जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं आपको आगे क्वेश्चन है, मैं आपको उससे समझाऊंगा कि 4 लोब्स होते हैं हमारे दिमाग के, यानी कि 4 हिस्से होते हैं, फ्रंटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल करके और पेरिएटल।
हर एक दिमाग का अपना काम है, तो अगर कोई हिस्सा डैमेज हो जाता है ना, तो दूसरा हिस्सा क्या है कि उसके काम को ओवरटेक कर लेता है, वो करने लग जाता है उसका काम। लास्ट में है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या है कि एक्चुअल फिजिकल चेंज होता है। इसकी एग्जांपल होगी कि हमारे अंदर क्या है कि न्यू न्यूरॉन्स ग्रो कर रहे हैं, यानी ग्रोथ ऑफ न्यू न्यूरॉन्स। फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? ब्रेन से एबिलिटी टू चेंज, अडाप्ट एंड रीवायर इटसेल्फ। टाइप्स में 3 टाइप है न्यूरोप्लास्टिसिटी के: फंक्शनल, स्ट्रक्चरल और डेवलपमेंटल। डेवलपमेंटल में क्या है? ब्रेन न्यू कनेक्शन फॉर्म करता है चाइल्डहुड में, ये होगी इसकी एग्जांपल। फंक्शनल में क्या है कि हेल्दी ब्रेन के जो एरियाज हैं वो ओवरटेक कर लेते हैं या फिर टेक ओवर कर लेते हैं जो डैमेज्ड पार्ट है दिमाग का, उसको। ठीक है, उसका काम, जो डैमेज पार्ट का काम है वो भी हेल्दी एरियाज कर रहा है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल प्लास्टिसिटी। ठीक है, डेवलपमेंट का हमने देख लिया कि न्यू कनेक्शन फॉर्म होते हैं, और फंक्शनल में हमने देख लिया है कि जो हेल्दी पार्ट है वो टेक ओवर कर लेते हैं डैमेज पार्ट को। और स्ट्रक्चरल में क्या होता है कि जो एक्चुअल फिजिकल चेंज होता है स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी में। इसकी एग्जांपल क्या हो गई स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी की? ग्रोथ ऑफ द न्यू न्यूरॉन्स। न्यू न्यूरॉन्स की ग्रोथ हो रही है, तो ये एक्चुअल फिजिकल चेंज है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। एग्जाम्पल क्या है न्यूरोप्लास्टिसिटी की? कोई स्ट्रोक का पेशेंट फिर से बोलना सीखता है। अब जिसको हार्ट स्ट्रोक वगैरह आया हो ना, मतलब आपने देखा होगा कई लोगों को, मतलब कि स्ट्रोक वगैरह आ जाते हैं ना, दिमाग में अगर कोई स्ट्रोक आया हो तो उसका हिस्सा वो वाला काम करना बंद कर देता है। तो फिर क्या होता है कि उसको बोलना फिर से सीखना पड़ता है। मैं बता रहा था ना कि आगे 4 लोब आएंगे, तो जब जब 4 लोब आएंगे मैं बताऊंगा दिमाग के 4 हिस्सों के बारे में कि उनका क्या क्या काम है। तो जो स्पीच वाला हिस्सा है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से उसको फिर से बोलना सीखना पड़ता है इंसान को। हालांकि वो वाला काम वैसे मैं इतना डीप में आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इसकी ज़रूरत भी नहीं है। आगे 1-2 दिन रह गया एग्जाम के लिए। तो एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया, स्ट्रोक के पेशेंट रीलर्न करते हैं स्पीच को, या फिर लर्निंग न्यू स्किल्स लाइक प्लेइंग द गिटार। आप कोई न्यू स्किल सीख रहे हो जैसे गिटार बजाना है, या फिर जो स्ट्रोक के पेशेंट है वो ठीक होने के बाद फिर से बोलना सीखते हैं। अभी स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम देखेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर और फंक्शंस कैसे होते हैं। और आपको ना, कम से कम मेरी इतनी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो मैंने ये इस टाइप की बनाई, आपकी अच्छी है तो आप अच्छे बना सकते हो, क्योंकि डायग्राम अगर बनाओगे तो एक अलग ही इम्पैक्ट बनता है एग्जाम में। तो ये हमारी स्पाइन है या फिर स्पाइनल कॉर्ड है। इसके बेसिकली और मतलब मेजरली इसके 3 हिस्से हैं। मैंने यहाँ पे दिया, और जो ये वाला हिस्सा है ये है सर्विकल, सेंटर वाला हिस्सा है थोरारिक, और जो लास्ट वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं लंबर। और जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं सैक्रम, SACRUM। और जो ये वाला हिस्सा है जहाँ से ये वाला दिए जा रहा है, इसको हम बोलते हैं कॉकिक्स, या फिर COCCCYGEAL, या फिर मतलब कि यहाँ तो इसको हम कॉकिक्स भी लिख सकते हैं या फिर कोकी जी लिख सकते हैं। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब डायग्राम के बारे में। फिर हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर, इसका लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इनसाइड द स्पाइन। स्पाइनल कॉर्ड का ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। और ये मेजरली 3 हिस्सों में डिवाइड होती है। मैंने आपको पहले बताया सर्विकल, थोरारिक और लंबर रीजन। सबसे ऊपर वाला सर्विकल, सेंटर वाला थोरारिक, और सबसे लास्ट वाला लंबर रीजन, LUMBAR। और इट इज प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रे। और आप इसको सर्विकल की जगह ना, अगर आप लिखना चाहो तो सर्विकल वर्टिब्रे, थोरारिक वर्टिब्रे ऐसे करके भी लिख सकते हो। तो मैंने बता दिया स्ट्रक्चर के बारे में। इसका लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इनसाइड द स्पाइन। ये मेजरली 3 रीजन में डिवाइड हुआ है, सर्विकल, थोरारिक और लंबर। और इसको प्रोटेक्ट करता है वर्टिब्रे। आप स्पेलिंग देख सकते हो वर्टिब्रे का भी, ERTEBRAE, ठीक है। और ये कंटेन करता है ग्रे मैटर और वाइट मैटर। ग्रे मैटर होता है इनसाइड, इनर वाली साइड, और जो वाइट मैटर होता है वो आउटर साइड में होता है। अभी देख लेते हैं इसके फंक्शन को स्पाइनल कॉर्ड में। सबसे पहले, इट कैरी सिग्नल्स फ्रॉम ब्रेन टू द बॉडी एंड बैक। इसका फंक्शन क्या है? आपको पता होगा रिफ्लेक्स एक्शन का, अगर आपने 9th-10th में भी पढ़ा है, मतलब ये तो आपने पढ़ी नहीं होगी बायोसाइकोलॉजी, अगर पढ़ी होती तो आपको शायद पता होता कि
रिफ्लेक्स एक्शन एक चीज़ होती है जैसे कि मतलब कि कोई गर्म जगह है ना, जैसे कि कोई गर्म बर्तन है, अगर आपको आप उसको हाथ लगाते हो ना, तो आपका हाथ इंस्टेंटली पीछे आ जाता है, मतलब आपको पीछे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही पीछे आ जाता है। तो ये होता है स्पाइनल कॉर्ड की वजह से। ठीक है। तो वो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आपकी बॉडी को, आपके न्यूरॉन्स को सिग्नल दे रहा है कि हाथ पीछे करो। फिर ये जो कमांड है हाथ सुनते हैं, फिर हाथ पीछे कर लेते हैं। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं इट कैरी सिग्नल फ्रॉम ब्रेन टू द बॉडी एंड बैक। बैक का मतलब वापस बॉडी टू द ब्रेन हो गया। ठीक है। अगर रिफ्लेक्स एक्शन मैंने आपको बता दिया, ये ऑटोमेटिक होते हैं और मतलब क्विक होते हैं काफ़ी, यानी कि क्विक रिस्पॉन्स होता है इनका। ऑटोमेटिक ही होता है ना, कहीं कहीं हीट वाली जगह आपका हाथ लग जाए, मतलब कोई बड़ी गर्म जगह है, कोई गर्म बर्तन है, आप उसको हाथ लगा दो, तो आप खुद से थोड़ी ना करोगे, वो तो अपने आप ही पीछे आ जाएगा। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अभी हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्ट्रक्चर क्या है? इट्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द स्पाइन, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर inside the spine, divided into three main regions: cervical, thoracic, and lumbar. Protected by vertebrae, contains gray matter inside and white matter outside. आगे फंक्शंस देख लेते हैं इसके स्पाइनल कॉर्ड के। इट कैरी सिग्नल फ्रॉम ब्रेन टू द बॉडी एंड बैक। और रिफ्लेक्स एक्शन जो कि यही स्पाइनल कॉर्ड परफॉर्म करेगी। तो फंक्शंस हमारे आपने दो याद रखने हैं, स्ट्रक्चर का आपने 4 पॉइंट याद रखने हैं, और इसको आपने ना अगर जितने भी मार्क्स का आया है इसको लंबा खींच के लिखाना है। स्ट्रक्चर के 4 पॉइंट मैंने बता दिए कि पहला ये याद रखना कि इसका लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है स्पाइन के अंदर, इनसाइड द स्पाइन। और दूसरा दूसरा पॉइंट ये याद रखना कि ये 3 हिस्सों में डिवाइड है: सर्विकल, थोरारिक और लंबर। ठीक है। सर्विकल, थोरारिक और लंबर। और ये इसको प्रोटेक्ट कौन करता है? वर्टीब्रेन, प्रोटेक्टेड बाय द वर्टीब्रेन। ये कंटेन करता है ग्रे मैटर और वाइट मैटर। ग्रे मैटर अंदर वाली साइड, वाइट मैटर बाहर वाली साइड। और फंक्शंस का आपने बेसिकली दो याद रखने हैं। पहला ये कि ये कैरी करता है सिग्नल, कैरी सिग्नल्स फ्रॉम ब्रेन टू द बॉडी एंड बॉडी टू द ब्रेन। और रिफ्लेक्स सेक्शन, बस इतना सा है हो गया आपका। अगर आप कहीं और से पढ़ते हैं ना तो इतना लंबा ले जाते हो, मैं इसलिए आपको शॉर्ट से शॉर्ट करके बता रहा हूँ। ये आप कर लोगे तो आपके बहुत काम आने वाला है। आगे हम नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ANS के बारे में, यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है और इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को हम देखेंगे। बेसिकली मैं बता देता हूँ कि हमारा जो पेरिफेरल सर्वस मतलब PNS है। देखो कि दिमाग हमारा कैसे डिवाइड है। पहले तो है कि CNS और है PNS। CNS होता है आपका और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि जो आपका दिमाग करता है। PNS होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड करती है। स्पाइनल कॉर्ड आपके दिमाग से शुरू होती है और आपकी जो मतलब मैं आपको ना इजी लैंग्वेज में अगर बताऊँ तो आपकी जो बैकबोन है ना, जो उसका लास्ट वाला मनका नहीं होता, जो लास्ट वाला मनका, मे बी आप समझ रहे हो मैं मनका किसको कह रहा हूँ। जो ऐसे हड्डियाँ सी होती है ना पीछे निकली हुई हमारी बैकबोन में, जो उसका लास्ट पॉइंट जहाँ तक होता, तो वहाँ तक ये स्पाइनल कॉर्ड जाती है। अब PNS जो है ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो भी आगे हिस्सों में डिवाइड है, और उसका जो मेजर हिस्सा है कि ये है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम ANS बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है। अब ANS क्या है, इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को हम देखते हैं। पहला तो ये, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। दूसरा, ये इनवॉलेंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंटरी वो होते हैं कि जिनको हम खुद से नहीं करते, वो अपने आप हो जाते हैं। जैसे कि हमारे दिल की धड़कन धड़कती है और हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, तो ये सब हम खुद नहीं कर रहे, खुद ही हो रहा है। और सांस लेना हो गया, अभी हम रनिंग के टाइम पे तो जब कोई दौड़ रहा होता है वो तो खुद लेता है सांस, खुद छोड़ता है। लेकिन जब हम ऐसे नॉर्मल कहीं पे बैठे हो तो हम खुद थोड़ा ना ले रहे हैं, वो तो अपने आप ही हो जा रही है। और ये तो हम दिल को खुद थोड़ी धड़का रहे हैं, या फिर खाना जो है हम खुद थोड़ी हमारे पेट में पचा रहे हैं, वो तो खुद पच रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें इनवॉलेंटरी इनको बोलते हैं। और वॉलेंटरी वो होता है जो हम खुद करते हैं। तो इनवॉलेंटरी और वॉलेंटरी में याद रखना, बस इनका फ़र्क है। तो इनवॉलेंटरी फंक्शंस का मैंने आपको बता दिया, जैसे हमारा दिल धड़कता है या फिर हम हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। और ANS यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के मेनली दो पार्ट होते हैं इसके, ठीक है। एक तो हो गया आपका SNS और PNS।
एसएनएस में हो गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और पीएनएस हो गया पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, पहले देख लेते हैं हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। इसको हम फ्लाइट और फाइट भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे धड़कन को बढ़ा देता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है, डाइजेशन को स्लो कर देता है, और हमारे आंखों के जो प्यूपिल होते हैं ना, लेंस लेंस समझते हो, आंखों वाले जो लेंस होता है उसके अंदर प्यूपिल होते हैं जो बड़े छोटे हो जाते हैं। अगर आपने बायो थोड़ी बहुत भी 10वीं की पढ़ी होगी ना, तो आपको पता होगा। नहीं पता तो इसको स्किप करो, बस ये याद रख लेना कि ये डायलेट करता है प्यूपिल को हमारे। और पीएनएस का इसका मतलब एसएनएस से उल्टा काम है। पीएनएस का मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मैंने बताया आपको, उसको हम फ्लाइट और फाइट भी कहते हैं। ये हमारी हार्ट रेट को बढ़ा देता है और स्लो करता है डाइजेशन को, हमारे प्यूपिल को डायलेट करता है। अब जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है यानी कि पीएनएस है, इसको हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट कहते हैं, और ये स्लो करता है हार्ट रेट और डाइजेशन को प्रमोट करता है, हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है। अभी आपको इतना समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैं आपको दूंगा एग्जांपल। एग्जाम्पल के लिए आप सपोज करो, ठीक है, आंखें बंद करके इमेजिन करो कि आप एक जहाज़ में उड़ रहे हो, आप फ्लाइट में बैठे हो, और आपको जो कैप्टन है, जो जहाज़ मतलब जो पायलट है जहाज़ का, वो बताता है कि भाई हमारा जहाज़ क्रैश होने वाला है, कोई दिक्कत हो गई है सिस्टम में। तो आप डर जाओगे उस टाइम। तो उसके फिर आपके अंदर कौन सा सिस्टम इंस्टॉल होगा? एसएनएस वाला, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपका हार्ट रेट आपकी इंक्रीज हो जाएगी, आपकी डाइजेशन स्लो हो जाएगी, आपके प्यूपिल डायलेट हो जाएंगे आंखों के। लेकिन तभी एक क्रू मेंबर आता है कि नहीं, अभी सब कुछ कंट्रोल में है हमारे यहाँ, कोई जहाज़ क्रैश नहीं हो रहा, अब हम आराम से अगले आधे घंटे में अपने स्टेशन यानी कि अपने एयरपोर्ट पे पहुँच जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग चिल करो। वो ऐसा बोल के जाते हैं। तो फिर आपका दिल क्या है, आपका दिल स्लो हो जाएगा, हार्ट रेट आपका फिर से स्लो हो जाएगा, आप रिलैक्स फील करोगे, आपकी डाइजेशन भी इम्प्रूव होगी, प्रमोट होगी। तो आई होप आप समझे होंगे जो मैंने बताना चाहा यहाँ पे। आगे हम देख लेते हैं जिसके बारे में आपको पहले ही बताया जा रहा था, फंक्शंस ऑफ लोब्स ऑफ दी सभी क्या बोल लिखा है ये, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सॉरी। तो लोब्स क्या हैं, दिमाग के आपके चार हिस्से, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इसको हम मतलब कि डीप में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है। ये आउटर मोस्ट लेयर है हमारी ब्रेन की, और ये रिस्पॉन्सिबल है हायर मेंटल फंक्शंस के लिए। हमारा दिमाग जो हाई क्वालिटी के काम करता है ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स। याद रखना, क्या याद रखना कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है हमारे ब्रेन की, और ये रिस्पॉन्सिबल है हायर मेंटल फंक्शंस के लिए। और हमारे चार लोब्स होते हैं जिसको हम याद रख सकते हैं, एफ, पी, टी और ओ। ठीक है, ये चार अक्षर याद रखना, तो आपको ये चार लोब्स याद हो जाएंगे। एफ, पी, टी, ओ सीक्वेंस में याद रखना। एफ हो गया हमारा फ्रंटल वाला पार्ट, जो सबसे आगे वाला दिमाग है आपका। अब मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता के ये तो बहुत गंदा सा बन गया। ये थोड़ा ठीक लग रहा। ये मान लो हमारा दिमाग है, ठीक है। अब इसको चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये सबसे वाला जो है, आगे वाला, ये है हमारा फ्रंटल। जो उसके बाद है, ये है हमारा पेरिएटल पी। और ये वाला जो है तीसरे नंबर पे, ये टी। और ये लास्ट वाला जो है, ये है ओ, एफ पी टी ओ। ठीक है, याद रख लेना, एफ पी टी ओ, एफ पी टी ओ, एफ पी टी ओ। पी टी ओ तो याद हो जाएगा ना, पी टी ओ से पहले एफ याद रख लो, एफ पी टी ओ। अब सबके अलग अलग काम है। एफ वाला याद रखना, ये सबसे, ये मैं आपको इतनी डीप में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग समझ के लिख के आ सको। अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। और जो भी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ ना, ये दिमाग आगे वाला पार्ट है, पीछे वाला, ऊपर वाला, ये सब आपको वहाँ पे लिख के आना है। क्योंकि अगर वहाँ पे 300 वर्ड का क्वेश्चन आंसर आ गया ना, तो आप ये 4-5 पॉइंट वहाँ पे चिपका के नहीं, मतलब इतना सा लिख के नहीं आ सकते। मैं आपको इसलिए डीप में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप लोग इसको समझें और अपनी भाषा में वहाँ पे लिख के आएँ। मैं बस आपको ये दिमाग में आपकी चीज़ें फिट कर रहा हूँ, तो फिट करवा लो और ध्यान से सुनो। मेन चीज़ ये है, अगर आप लोग सुनोगे नहीं तो मेरा बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ। और फिर अगर मुझे रिस्पांस नहीं मिलेगा तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड नहीं करूँगा। ऐसे मैंने सोचा हुआ है कि मैं जो भी साइकोलॉजी ऑनर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं, इन सब का एग्ज़ाम से पहले पहले मैं वीडियो अपलोड करूँ। लेकिन अगर आप लोग रिस्पॉन्सिबल होकर सुनोगे नहीं, आगे से रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, कमेंट नहीं करके बताओगे कि मतलब आपको समझ में आया नहीं आया,
तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? फिर मैं भी अपलोड नहीं करूँगा। तो ये बात है। सबसे पहले हो गया हमारा फ्रंटल पार्ट, ठीक है, ये सबसे आगे वाला, और ये पेरिएटल है इसके पीछे वाला। टेम्पोरल वाला जो पार्ट है ना, ये हमारे कान के पास होता है, ये वाला ईयर्स होते हैं ना हमारे, जैसे हम सुनते हैं, उसके पास वाला ये पोर्शन है। और लास्ट वाला है ओसिपिटल। अब इनके हम काम को भी ना, हर एक के काम को हम अलग से देखेंगे कि इनका काम क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रंटल लोब को, ये वाले को, ये वाला जो लोब है हमारा। फ्रंटल लोब क्या है? ये दिमाग के मतलब कि सबसे फ्रंट में ये होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल है प्लानिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, स्पीच के लिए, वॉलेंटरी मूवमेंट, पर्सनैलिटी और इमोशन, इतने सारे काम ये अकेला करता है। मतलब कि अगर ये डैमेज हो जाए ना, अगर ये डैमेज हो जाए तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, आपको बोलने में डिफ़िकल्टी होगी, स्पीच डिफ़िकल्टी होगी, किससे? आपके आगे वाले जो दिमाग का हिस्सा है फ्रंटल लोब, इससे। क्या है फ्रंटल लोब? क्या मतलब फ्रंटल लोब में सबसे पहले आपको ये याद रखना कि ये फ्रंट ऑफ द ब्रेन है। दूसरा, ये प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, पर्सनैलिटी, वॉलंटरी मूवमेंट और इमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनमें से 2-3 कम भी लिख के आओगे तो कोई दिक्कत नहीं, बस एक स्पीच, पर्सनैलिटी, इमोशन, ये 3 याद रख लेना, ठीक है? स्पीच, पर्सनैलिटी, इमोशन, और हो सके तो डिसीजन मेकिंग भी रख लेना यार, ठीक है? पर्सनैलिटी, इमोशन, स्पीच एंड डिसीजन मेकिंग। और इसका अगर ख़राब हो जाए, ये वाला हिस्सा आपका डैमेज हो जाए, तो आपको स्पीच डिफ़िकल्टी होगी, पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, या फिर अब बिहेवियर चेंज हो जाएगा। पहला वाला देख लिया, अब दूसरा वाला देखेंगे हम। ये वाला हिस्सा जो है पैरिएटल लोब। पैरिएटल लोब क्या है? ये टॉप पे दिखता है, यानी कि ये वाला दिमाग है ना जो, ये आपके सबसे टॉप पे होता है, ये वाला लोकेटेड एट द टॉप। और इसका क्या काम है? सेंसेशंस होती है ना बॉडी में सेंसेशंस होती हैं, थरथराहट, फरफराहट, जो भी इंस्टाग्राम पे चलता है आजकल। तो ये जो टच करके आप फील कर पाते हो ना किसी चीज़ को, कोई आपको टच करता है या कोई आपको थप्पड़ मारता है, दर्द होती है ना, कोई मुक्का मारता है, दर्द होती है ना, तो वो सेंसेशन है। वो वाली सेंसेशन आपकी बॉडी के अंदर नहीं रहेंगी, यानी कि लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा अगर आपका ये वाला हिस्सा डैमेज हो गया। तो बेसिकली इसके 2 काम हैं, टच एंड बॉडी सेंसेशन, और दूसरा मैथमेटिकल एबिलिटी। जो भी आप थोड़ी बहुत ही रीजनिंग कर पाते हो, आपको मैथ, जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए मैं आपको कहूँ 6 और 3 9 होते हैं, तो 9 और 3 कितने होंगे? आपको इतना समझ में ही नहीं आएगा अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा हो, अगर आपका पेरिएटल लोब सही नहीं हो तो। ठीक है, पेरिएटल लोब के काम हो गए 2, मतलब कि क्या 2 पॉइंट याद रखने हैं आपको उसके। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये लोकेटेड एट द टॉप, सबसे ऊपर ये होता है। और दूसरा, इसके फंक्शंस आपको याद रखने हैं कि इसके बेसिकली 2 फंक्शंस हैं। पहला ये कि टच एंड बॉडी सेंसेशन, दूसरा मैथमेटिकल एबिलिटी। और अगर ये डैमेज हो जाए तो क्या होता है कि लॉस ऑफ सेंसेशन। तीसरा वाला हिस्सा आपका टेम्पोरल लोब दिमाग का, ये हमारे कानों के पास होता है, मैंने आपको पहले बताया, नियर द ईयर्स। और इसका क्या काम है, क्या कंट्रोल करता है? अब कान के पास है तो सुनने वाला तो करेगा, ठीक है? हियरिंग एंड लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, इतना याद रखना कि ये कान के पास है, कौन? टेम्पोरल। तो ये हियरिंग के लिए और लैंग्वेज को समझने के लिए ज़रूर से रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है? तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हियरिंग एंड लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। उसके अलावा मेमोरी फंक्शंस के लिए भी, दिमाग मतलब मेमोरी फॉर्मेशन के लिए भी, आपकी जो मेमोरी फॉर्म होती है वो भी आपके जो कान के पास वाला दिमाग का हिस्सा है वहाँ पे होती है, जिसका नाम है टेम्पोरल लोब। और अगर ये डैमेज हो जाए तो क्या होगा? मेमोरी प्रॉब्लम्स होगी, आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी। और लैंग्वेज प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? मेमोरी प्रॉब्लम और लैंग्वेज प्रॉब्लम। तो इसलिए कोई थप्पड़ थप्पड़ मारे ना सिर में तो मारने नहीं देना उसको, क्या है कि दिमाग खराब हो सकता है आपका। और हमारा सबसे लास्ट वाला ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल कौन सा था? ये वाला देख रहे हो, ये होगा ना टेम्पोरल लोब, ये वाला। तो ये जो लास्ट में बचा है, ये हो गया हमारा ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल को देख लेते हैं कि ये बैक ऑफ द हेड है। टॉप ऑफ द हेड कौन है? सेकंड नंबर वाला पैरिएटल लोब। बैक ऑफ द हेड है ऑसिपिटल लोब। कंट्रोल क्या करता है? विजन को। सबसे मेन काम इसका ये है। अब है तो अजीब बात कि ये आंखें आगे हैं, ये वाला हिस्सा सबसे पीछे है, लेकिन ये फिर भी विजन को कंट्रोल करता है। और अगर ये डैमेज हो गया ना भाई, तो आपको विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकती है। क्या हो सकता है? डैमेज हो गया तो विजुअल इम्पेयरमेंट और हेलुसिनेशन। विजुअल इम्पेयरमेंट तो ये होगा कि आपको कम दिखेगा या सही से नहीं दिखेगा, लेफ्ट वाली चीज़ें ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट ऐसे दिख सकती हैं।
और हेलुसिनेशन ये होता है कि कोई चीज़ है भी नहीं, आपको फिर भी दिख रही है, जो चीज़ है आपको दिख नहीं रही है। जैसे कि सामने कोई वाइट कलर की चीज़ रखी हुई है और आप सोचो कि ये वाइट सोप है, या फिर सामने कोई कुत्ता जा रहा है, आपको लगेगा ये शेर जा रहा है। तो इस टाइप की चीज़ों को हम हेलुसिनेशन बोल रहे हैं। एक हद तक सबको होती है, तो ये नहीं सोच रहे ना यार ये तो प्रॉब्लम मुझे ही है, मैं ही बीमार हूँ। तो थोड़ा बहुत होता है सबको। लेकिन अगर आपका ये वाला दिमाग सबसे लास्ट वाला ऑसिपिटल लोब, जो कि बैक ऑफ द हेड है आपके, जो आपकी विज़न को कंट्रोल करता है, अगर किसी वजह से ये ख़राब हो गया तो आपको विजुअल इम्पेयरमेंट हो जाएगी, साथ-साथ में आपको हेलुसिनेशंस होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ये हेलुसिनेशन का क्या मतलब है, परसेप्शन ऑफ सीन, हर्ड, टच्ड और स्मेल्ड समथिंग। आपको ऐसा लगेगा कि आपने नहीं ये कुछ है यहाँ पे, लेकिन वो होगा नहीं, या कुछ कोई बंदा कुछ बोल रहा है, आप मतलब कोई बंदा कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन आपको फिर भी लग रहा है कि वो आपको बुला रहा है। या फिर कोई आपके पास नहीं है, लेकिन आपको लगता है किसी ने मुझे अभी टच किया। या फिर आपको जलेबियों की खुशबू आने लग जाएगी ऐसी। तो ये सारी चीज़ें मतलब हेलुसिनेशन में आती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बायोसाइकोलॉजी का जो सबसे एक टाइप का इम्पोर्टेंट है, तो सारे इम्पोर्टेंट है भाई, इसको स्किप करोगे तो एग्जाम में मरोगे, सीधी बात है। तो बायोसाइकोलॉजी का हम देखेंगे इसका नेचर, स्कोप और डिवीज़न। सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोसाइकोलॉजी का नेचर, बायोसाइकोलॉजी है क्या। तो बायोसाइकोलॉजी या बिहेवियर न्यूरोसाइंस, इसमें हम क्या देखते हैं कि हाउ ब्रेन, नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स एंड जीन अफेक्ट आवर बिहेवियर, थॉट एंड इमोशन। अभी हिंदी में सुनो, क्या नेचर है बायोसाइकोलॉजी का कि हमारा दिमाग, नर्वस सिस्टम, हार्मोन और जीन, ठीक है। ब्रेन, नर्वस सिस्टम, हार्मोन, जीन, चार चीज़ें याद रख लेना। ब्रेन, नर्वस सिस्टम, हार्मोन, जीन। ब्रेन, नर्वस सिस्टम, हार्मोन, जीन, हो गया याद। ब्रेन, नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स एंड जीन, हाउ दे अफेक्ट आवर बिहेवियर एंड इमोशन। ये चार चीज़ें दो चीज़ों को कैसे अफेक्ट करती हैं। कौन कौन सी? ब्रेन, नर्वस सिस्टम, hormones and genes, how they affect our behavior and emotion. Sorry, how they affect our thought and emotion. बिहेवियर, थॉट एंड इमोशन भी कर सकते हो, थॉट एंड इमोशन भी कर सकते हो, यानी कि वहाँ पे टीरने वाली बात करना, लिख के आना। अब स्कोप क्या है बायोसाइकोलॉजी का, ये हेल्प करता है हमें समझने के लिए मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर हो गए, जैसे किसी को एनजाइटी है, डिप्रेशन है, तो ये सब मेंटल डिसऑर्डर में आता है। कोई पागल है वो मेंटल डिसऑर्डर नहीं होता। मतलब अभी फ़िलहाल के लिए अपने एग्ज़ाम में याद रखना है, वहाँ पे मेंटल डिसऑर्डर, अगर वहाँ पे मेंटल डिसऑर्डर से लेके कुछ लिखा होगा तो आपको एंजाइटी या फिर डिप्रेशन के रिलेटेड लिख के आना है। और क्या क्या हेल्प करता है बायोसाइकोलॉजी का, और क्या स्कोप है, हमें ये भी समझने में हेल्प मिलती है कि कोई ब्रेन इंजरी जो है उसके अफेक्ट क्या हो सकते हैं, और जो न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स हैं ये कैसे, इनका क्या इन्फ्लुएंस है, ठीक है, क्या प्रभाव डालते हैं ये हमारे ओवरऑल पूरे शरीर में, हमारे बिहेवियर में, इमोशन में, समझने को। ठीक है, और लास्ट में हम ह्यूमन और एनिमल का बिहेवियर हम समझते हैं लैब के एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी, ठीक है। ये है हमारा बायोसाइकोलॉजी का स्कोप, ठीक है। नेचर का क्या हो गया बायोसाइकोलॉजी का, कि बायोसाइकोलॉजी या फिर बिहेवियरल साइंस जो है, मतलब कि बायोसाइकोलॉजी या फिर बिहेवियरल न्यूरोसाइंस जो है, ये हमें हेल्प करती है समझने में कि कैसे हमारा दिमाग, नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स और जीन अफेक्ट करते हैं हमारे बिहेवियर, थॉट्स और इमोशंस को। और स्कोप क्या है बायोसाइकोलॉजी का, ये हमें बहुत सारी चीज़ों को समझने में हेल्प करती है, जैसे कि मेंटल डिसऑर्डर्स, जिसके एग्जांपल हो गई डिप्रेशन या फिर एंजाइटी। और ये हमें ये भी हेल्प करने में, मतलब अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है कि अगर ब्रेन में इंजरी हो जाए तो उसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। और न्यूरोट्रांसमीटर और जो हार्मोन्स हैं इनके इन्फ्लुएंस को समझने में हेल्प करती है, और ह्यूमंस और एनिमल बिहेवियर को भी समझने में हेल्प करती है लैब एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। आ गया डिवीजन्स बायोसाइकोलॉजी की, तो इसकी अलग अलग डिवीज़न है।
आपको इनमें से कम 4 तो याद रखनी है, 4 लिख के आना वहाँ पे। सबसे पहले है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, फिर न्यूरोसाइकोलॉजी, साइकोफार्माकोलॉजी, कोग्निटिव न्यूरोसाइंस, कंपैरेटिव साइकोलॉजी और साइकोफिजियोलॉजी। चिंता नहीं कर भाई, चिंता मत कर बहन, तू भी समझ में आएगा तुमको जब मैं समझाऊंगा इसको, अब डरो नहीं। तो न्यूरोसाइकोलॉजी में क्या है, इसमें हम समझते हैं कि हमारे अगर ब्रेन डैमेज हो जाए तो वो हमारे बिहेवियर को कैसे इफेक्ट करता। तो ये हो गया हमारा न्यूरोसाइकोलॉजी, है ना, कितना ईजी। क्या हो गया न्यूरोसाइकोलॉजी में कि अगर हमारा ब्रेन का कोई हिस्सा डैमेज हो जाता है तो वो हमारे बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करता है। आगे है साइकोफार्माकोलॉजी। इसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि जो हम दवाइयाँ खाते हैं, जो हम ड्रग्स लेते हैं, वो हमारे बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस को कैसे इफेक्ट करता है। फार्मा पढ़ता है ना आपको, फार्मा क्या होता है, जिससे वो जो दवाई दवाई बेचते हैं उसको हम फार्मा कहते हैं या फिर फार्मासिस्ट कहते हैं। तो साइकोफार्माकोलॉजी क्या हो गया कि जो हम दवाइयाँ लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, वो हमारे बिहेवियर को और मेंटल प्रोसेस को कैसे इफेक्ट करता है। न्यूरोसाइकोलॉजी क्या हो गया कि हमारे ब्रेन का जो डैमेज एरिया है वो कैसे इफेक्ट करता है हमें या फिर हमारे बिहेवियर को। और साइकोफार्माकोलॉजी क्या हो गया कि जो हम दवाइयाँ लेते हैं वो हमारे बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस को कैसे इफेक्ट करता है। आगे है कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस। इसमें हम समझते हैं और मतलब कि वो ब्रेन के एरियाज के बारे में जो हमारे थिंकिंग और मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हो गया कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस। क्या हो गया कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस, इसमें हम फोकस करते हैं अपने दिमाग के वो एरियाज पे, उन एरियाज पे जो हमारे थिंकिंग और मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कंपैरेटिव साइकोलॉजी ये है जिसमें हम अलग अलग स्पीशीज समझते हो, अलग अलग जातियाँ प्रजातियाँ। कंपैरेटिव साइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं अलग अलग प्रजातियों के बिहेवियर के बारे में जो कि इंसान की और जानवर दोनों की प्रजाति हैं। और अभी ये लास्ट में है साइकोफिजियोलॉजी। साइकोफिजियोलॉजी क्या है, इसमें हम पढ़ते हैं कि जो हमारा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है और बिहेवियर है, इनका आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो इन साइकोफिजियोलॉजी वी स्टडीज रिलेशन बिटवीन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एंड बिहेवियर। हम क्या करते हैं फिजियोलॉजिकल साइकोफिजियोलॉजी में हम रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का और बिहेवियर का आपस में क्या रिलेशन है। एग्जांपल के लिए हम जब हम डरे हुए होते हैं तो हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है ना, कि हार्ट रेट ड्यूरिंग फियर। तो हार्ट रेट का बढ़ना हो गया फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, बिहेवियर फियर हो गया बिहेवियर एक टाइप का। तो ये हो गया। अब मेरे ख्याल से एक ही क्वेश्चन बचा होगा। हाँ, एक ही है या दो हैं, लेट मी चेक। एक ही होगा और एक ही होना चाहिए। भाई साहब 2 क्वेश्चन बचे हैं आपके बस, और बस फिर इतना ही पढ़ के आपका सारा का सारा टॉपिक ख़त्म। आप फिर चिल मारना, इसको रिवाइज करना। ठीक है, टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएंगे, फ्री हैं, कोई पैसा नहीं ले रहा मैं, तो पढ़ लियो वहाँ से। आगे है साइनेप्टिक ट्रांसमिशन विद डायग्राम। इससे पहले साइनेप्टिक ट्रांसमिशन से पहले आप ये देखो कि साइनेप्स क्या चीज़ है। साइनेप्स है जो हमारे 2 न्यूरॉन है ना, उसके बीच में मान लो कि एक ये न्यूरॉन है, एक ये न्यूरॉन है। अब बीच में ये जो ये गैप है ना, इसको हम बोलते हैं साइनेप्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे साइनेप्टिक ट्रांसमिशन के बारे में और इसके डायग्राम को भी देखेंगे। साइनेप्टिक ट्रांसमिशन एक प्रोसेस है जिसमें कि एक न्यूरॉन सेंड करता है सिग्नल दूसरे न्यूरॉन को, दूसरे न्यूरॉन को साइनेप्स के थ्रू। ठीक है, ये गैप के थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर को यूज़ करके। फिर से बताता हूँ, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन क्या है जिसमें कि अ, सुनो सुनो सुनो। साइनेप्टिक ट्रांसमिशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कि एक न्यूरॉन सिग्नल सेंड करता है दूसरे न्यूरॉन को मतलब कि ट्रांसमीटर को यूज़ करके अक्रॉस दी साइनेप्स, यानी कि साइनेप्स से गुजरते हुए। तो अंग्रेजी में सुनो, व्हाट इज साइनेप्टिक ट्रांसमिशन? इट इज द प्रोसेस इन विच वन न्यूरॉन सेंड्स अ सिग्नल टू अनदर न्यूरॉन अक्रॉस अ साइनेप्स यूजिंग न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरोट्रांसमीटर मैंने आपको पहले बता दिया केमिकल मैसेंजर होते हैं
जो कैरी करते हैं सिग्नल्स को। अब स्टेप, और अब इसके ना जो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन है, इसके 3-4 अलग-अलग स्टेप्स हैं। तो ये आपको स्टेप्स भी अब याद रखने पड़ेंगे। साइनेप्टिक ट्रांसमिशन के जो स्टेप हैं, सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल। इसमें क्या है कि नर्व इम्पल्स जो है, या फिर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, अब नर्व इम्पल्स याद रख लो या इलेक्ट्रिक सिग्नल रख लो या दोनों रख लो। एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है कि नर्व इम्पल्स या फिर हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हैं, ये ट्रैवल करते हैं एक्सन की तरफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन की। अब इससे पहले मुझे लगता है आपको डायग्राम दिखानी चाहिए न्यूरॉन की। तो ये भाई न्यूरॉन है आपका, कौन सा, ये वाला न्यूरॉन है। ये वाली पार्ट जो है इसका, ये वाला सारा का सारा पार्ट, ये है बॉडी, ठीक है, ये पार्ट है बॉडी। और जो ये सेंटर वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं एक्सन। और ये लास्ट वाला जो है, ये है आपकी नर्व एंडिंग। तो इतना आपको पता चल गया कि सेंटर वाला पार्ट है एक्सन, ये सारा पार्ट है आपकी बॉडी, और ये जो है ना, ये वाले जो है, ये इसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। इतना पता चल गया। डायग्राम भी इस तरीके के बना के आ जाओगे तो मार्क्स मिल जाएंगे आपको। अगर डायग्राम आई तो, नहीं आई तो मत बनाना। अगर आती है आपको तो बनाना। ये क्या हो रहा है? हाँ, तो अभी आपने देख लिया डायग्राम, आपको पता चल गया होगा एक्सन वगैरह क्या होता है, डेंड्राइट्स क्या होते हैं। हाँ, तो एक्शन पोटेंशियल सबसे पहले क्या होता है कि नर्व इम्पल्स जो हैं वो ट्रैवल करते हैं, या फिर आप ये याद रख लो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रैवल करते हैं एक्सन की तरफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के। फिर होता है आपका कैल्शियम चैनल ओपन होता है, यानी कि एक्शन पोटेंशियल या फिर एपी जो है आपके एक्सन टर्मिनल में पहुंचते हैं, और कैल्शियम एंटर करती है न्यूरॉन में। क्या है, आपका जो एपी है वो एक्शन टर्मिनल में पहुंचता है और कैल्शियम एंटर करते हैं न्यूरॉन में। उसके बाद है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज। कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम काजेज सिनेप्टिक वेसिकल टू रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर इनटू सिनेप्टिक क्लेफ्ट। कैल्शियम क्या करता है, सिनेप्टिक वेसिकल को मेम्ब्रेन की तरफ मूव करता है और रिलीज करता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट को। इतना नहीं याद रहे तो बस इतना याद रख लेना, कैल्शियम काजेज सिनेप्टिक वेसिकल टू रिलीज रिलीज न्यूरो ट्रांसमीटर इनटू सिनेप्टिक क्लेफ्ट। उसके बाद है न्यूरोट्रांसमीटर बाइंडिंग। तो ये क्या होता है, ये बाइंड करता है रिसेप्टर्स को पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में। अब इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा अगर रख सको तो, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी टफ हैं, बाकी सब तो इजी था। अब पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल क्या है, ये जो बाइंडिंग है, ये मतलब इट मे काज द न्यूरॉन टू फायर। इससे कि फायर मतलब कि ये आग लगवा सकती है। तो इसको हम अंग्रेजी में लिखते हैं पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल में, दिस बाइंडिंग में काज द न्यूरॉन टू फायर और स्टॉप फायरिंग। अगर ये आग लगवाती है तो उसको हम बोलते हैं एक्साइटेशन, ठीक है, देख लो स्पेलिंग एक्साइटेशन। और अगर ये आग लगवाने को बंद करती है, स्टॉप करती है, इसको हम कहते हैं इनहिबिशन। लास्ट में है रीअपटेक या फिर ब्रेक डाउन। जो लेफ्ट ओवर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से, इसको हम कहते हैं रीअपटेक, या फिर टूट जाते हैं एंजाइम से, जिसको हम कहते हैं ब्रोकन डाउन। और ये है आपका इसकी मतलब कि जो आपका साइनैप्स है ना, ये उसकी डायग्राम है आपकी। तो ये आपका न्यूरोट्रांसमीटर है, ये रिसेप्टर है, ये प्री साइनेप्टिक वेसिकल है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। अब देख लेते हैं भाई हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन, वैसे भी बहुत टाइम हो चुका है, और इसको ख़त्म करते हैं इसको यहीं पे। सबसे मेन क्या, सारे ही मेन है यहाँ पे क्वेश्चन आपके, लेकिन ये भी बहुत मेन है, स्ट्रक्चर और फंक्शंस न्यूरॉन के। पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं, मैंने आपको दिखाया था ना, फिर से दिखा देता हूँ स्ट्रक्चर, आप एक बार यहाँ पे ध्यान से देख लो। ये है आपका न्यूरॉन, ये डेंड्राइट्स हैं, ये वाले डेंड्राइट्स हैं, ये वाली आपकी सारी की सारी बॉडी है, ये आपका एक्सन है, ये लास्ट में आपकी है नर्व एंडिंग। अभी देखो यहाँ पे सबसे पहले जो आपकी सेल बॉडी है, मैंने आपको बताया ना बॉडी क्या है, सबसे पहले वाला हिस्सा, और ये डेंड्राइट और एक्सन, आपको यही मेन याद रखने हैं, और लास्ट में नर्व एंडिंग है। स्ट्रक्चर में सेल बॉडी जो है उसका क्या काम है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्मा होता है। ये मेंटेन करता है सेल की लाइफ को,
और प्रोसेस करता है सिग्नल्स को। डेंड्राइट्स क्या है, ये शॉर्ट ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, ऐसे ऐसे करके थे ब्रांच लाइक, मतलब सेंटर में ये है और ये ऐसे ऐसे करके हैं, तो ये हो गया आपके ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर। ये रिसीव करते हैं सिग्नल दूसरे न्यूरॉन से। और एक्सन क्या है, जो आपका मान लो कि ये आपका और वो था न्यूरॉन था, जो ये सेंटर वाला पार्ट था जिसमें ऐसे ऐसे करके दिए हुए थे। ये एक्सन क्या है, ये जो एंड है एक्सन, एक्सन की ब्रांचेस का, वो कनेक्ट होता है दूसरे न्यूरॉन से और मसल से। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे फंक्शंस को, ठीक है, क्या फंक्शन है न्यूरॉन के। सबसे पहले ये रिसीव करता है सिग्नल, कौन करता है, डेंड्राइट। डेंड्राइट करता है रिसीव, डेंड्राइट रिसीव करता है सिग्नल को, जो सेल बॉडी हमारी वो उसको प्रोसेस करती है। अब ट्रांसमिट करता है इम्पल्सेस को, यानी कि इम्पल्सेस मैंने बताया आपको ऊपर, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कौन करता है, ट्रांसमिट एक्सन करता है, यानी कि सेंटर वाला पार्ट। और ये कम्युनिकेट करते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स के थ्रू, ठीक है, इट कम्युनिकेट्स विया न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ये हो गया आपके स्ट्रक्चर और फंक्शन न्यूरॉन के। अभी लास्ट में है आपकी जो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड है और उनके फंक्शन है उसके बारे में। अब हर एक ग्लैंड का अपना अलग फंक्शन है, सबसे है तो बहुत सारे, लेकिन आपको 4-5 तो कम से कम याद रखने ही रखने हैं। आप देखना ये सब एग्जाम में आएगा यार, और मुझे पता है बड़े सारे लोग तो इसकी पुर्जी बनवा के लेके जाने वाले हैं, तो आपको जैसे करना है वैसा करो, लेकिन आएगा यही आएगा। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। और इसका क्या काम है, इसके अंदर मतलब ये रिलीज करता है या सिक्रीट करता है ग्रोथ हार्मोन, और ये कंट्रोल करता है बाकी वाले ग्लैंड्स को भी, कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद हाइपोथैलेमस, ये इसका क्या है, रिलीजिंग हार्मोन, और ये कनेक्ट करता है नर्वस सिस्टम को और एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। थायराइड आपके गले में होता है, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस आपके दिमाग में होता है। थायराइड जो है ये करता है रिलीज थायरॉक्सिन, जिसको हम T4 भी कहते हैं, और थायराइड आपके गले में होता है। और ये क्या करता है, थायराइड ये कंट्रोल करता है आपके मेटाबॉलिज्म को और आपकी एनर्जी को। आगे है एड्रेनल ग्लैंड, जो कि रिलीज से क्रिएट करता है एड्रेनलिन हार्मोन, इसको हम फाइट और फ्लाइट भी कहते हैं। और ये स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर, इन सब के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। पैनक्रियास करता है इंसुलिन सिक्रेट, और साथ साथ में ग्लूकागोन भी पैनक्रियास के अंदर होता है। ये ब्लड शुगर लेवल को देखता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर को देखता है आपका एड्रेनल ग्लैंड, और ये वाला एड्रेनल ग्लैंड है ब्लड प्रेशर को। और आपकी ब्लड शुगर जो होती है ना, शुगर डायबिटीज़ वगैरह हो जाती है, तो उसको देखता है पैनक्रियास। अगर इंसुलिन ज़्यादा हो जाए, मतलब कि शुगर को कम करने का काम इंसुलिन का होता है, बढ़ाने का काम ग्लूकागोन का होता है। और ये ओवरीज और टेस्टिकल्स आपको पता ही होगा, फीमेल्स के अंदर ओवरीज होती हैं जो इनसाइड द बॉडी होती हैं, और मेल के अंदर टेस्टिकल या फिर टेस्टिस होते हैं जो आउटसाइड द बॉडी होते हैं। और एपिडर्मिस करके एक पार्ट होता है बॉडी का, मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट, वहाँ पे होते हैं। ओवरीज जो है फीमेल में, ये सिक्रिएट करती हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन करके हार्मोन जो है, ये इनको वो करती हैं सिक्रिएट, कौन सा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और इसका काम क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो पीरियड्स आते हैं लड़कियों को उसके लिए, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल और फीमेल ट्रेड, जो लड़कियों वाले गुण होते हैं ना लड़कियों के अंदर, की बात बात पे ऐसे दुखी हो जाना वगैरह वगैरह, मतलब जो उनके अंदर प्यार की भावना आती है। और उसके बाद उनकी बॉडी की आपको पता होगा कुछ ऐसी शेप्स होती हैं जो, मतलब कि आप कह सकते हो कि वाइड हो जाती हैं या बढ़ जाती हैं एक टाइम के बाद टीनेजर्स में, और उनकी आवाज़ जो है बड़ी सॉफ्ट हो जाती है, तो ये फीमेल ट्रेट है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आपको पता ही है, पीरियड्स, ये सब होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से, जो कि कौन करता है, ओवरी सेक्रेट करती हैं। टेस्टिकल का भी वही है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये उसको रिलीज करता है, और ये लड़कों वाले गुण लाता है, मेल ट्रेट्स, यानी कि क्या बोलते हैं, हमारे शोल्डर्स वगैरह लड़कों के ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं, और छाती वगैरह चौड़ी होती है, शोल्डर्स चौड़े होते हैं। उसके अलावा गले में एक लार्नेक्स आता है, जिससे कि हमारी आवाज़ जो है वो भारी हो जाती है। और ये स्पर्म की जो प्रोडक्शन है, मतलब कि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। बस यही क्वेश्चन से आई होगा, आपको सब समझ में आया होगा, बस इतना कर लोगे तो आप फुल करके आने वाले एग्जाम में से
8 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको 5 करने होंगे, 50 मार्क्स का पेपर होगा। ये सब आप अच्छे से कर लोगे तो बहुत रेयर चांस है कि आपको इसके बाहर से कुछ दिखेगा। तो बस इसको कर लो और कमेंट ज़रूर करना यार, कमेंट करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपका कुछ फ़ायदा हुआ भी है नहीं हुआ है। वैसे ही आप टेलीग्राम में तो आप मुझे मैसेज करते रहते हो, वो अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात ये है कि आप कमेंट करो जिससे कि कोई दूसरा नया व्यूअर देखे, उसको भी तो पता चले कि हाँ भाई अच्छे से सही में पढ़ाया हुआ है, समझ आया भी है बच्चों को। तो लाइक कर देना अगर आपकी मर्ज़ी हो तो, नहीं तो कमेंट तो ज़रूर करना। उसके अलावा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मेरा कोई फ़ायदा नहीं, आपका ही फ़ायदा, वहाँ पे फ्री नोट्स मिलेंगे आपको। ठीक है फिर, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको फिर। Free audio post production by alphonic.com.